दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक सवाल लेकर। और आज का हमारा सवाल है, क्या भारत 2000 साल के बाद एक बार फिर हमलावर नजर आ रहा है, या पिछले 2000 साल में जो नहीं हुआ वो भारत ने किया? दोस्तों मैं बात कर रहा हूं भारत और पाकिस्तान के बीच जो पिछले दिनों जंग के हालात बने, जो तनाव बना, उसकी बात कर रहा हूं। और इस जंग या इस तनाव को लेकर कई सारे सवाल हैं, कई सारे तथ्य हैं जो इंटरनेशनल मीडिया से लेकर देश के मीडिया तक उठाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं हर तरफ। लेकिन इन सवालों और इन तथ्यों के बीच एक तथ्य बड़ा स्थापित है जिसमें सभी लोग सहमत हैं, वो एक मत हैं उसमें कि इस बार हमला भारत ने बोला। इसकी वजह तो पहलगाम हमला थी, लेकिन जो पूरी जंग के हिसाब से या जंग के मानस से या युद्ध के मानस से जो हमला बोला गया एक फौज के द्वारा, वो 7 मई की सुबह बोला गया जब भारत ने पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया। तो ये एक तरह से फुल फ्लैश जंग की शुरुआत भारत ने उसी मूड में की थी कि अगर वहां से कोई रिटालिएट होता है तो भारत पूरे हमले के लिए तैयार था। और इसको हम हमला कह सकते हैं कि एक देश के द्वारा दूसरे देश में बोला गया, भले ही वो आतंकवादी ठिकानों पर था, वो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर नहीं था, लेकिन थी एक जंग की शुरुआत। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है कि 2000 साल बाद ये हुआ कि जब पूरब से पश्चिम की तरफ हमला बोला गया, यानी भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ हमला बोला गया। क्योंकि पिछले 2000 साल से भी ज्यादा के वक्त का अगर हम इतिहास उठा के देख लें तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरब से पश्चिम हमला बोला गया हो। सारे हमले पश्चिम से पूरब बोले गए, मतलब पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान की जानिब। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए मैं ये वीडियो का मैंने ये सब्जेक्ट चुना है। ये थोड़ा हाइपोथेटिकल आपको लग सकता है, लेकिन आप तथ्यों के आधार पर इसकी समीक्षा करें तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि मौर्य काल मतलब जिसका पीरियड माना जाता है 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, करीब 137-38 साल का ये वक्फा है, ये पीरियड है जिसमें मौर्य काल ने शासन किया। और उस समय हमले बोले गए थे क्योंकि मगध राजधानी थी मौर्यों की। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने इस साम्राज्य को बनाया। तो निश्चित रूप से पाटलिपुत्र से उस तरफ अगर हिंदू कुश की पर्वत श्रृंखलाओं तक इनका शासन था, जिसके स्पष्ट प्रमाण हैं ऐतिहासिक। मैं आज बात सिर्फ उनकी कर रहा हूं जो ऐतिहासिक, जिनके प्रमाण है या इतिहासकार जिस पे सहमत है। तो हिंदू कुश पर्वत तक मौर्य साम्राज्य फैला था, तो मगध से लगातार विस्तार किया और राज्य का और सीमाएं उस सरहद तक पहुंची। तो निश्चित रूप से तभी हुआ होगा जब ये पूरब से पश्चिम की तरफ हमले बोले गए। और वो हिंदू कुश पर्वत से लेकर वियतनाम तक और फिर नीचे गोदावरी नदी तक और हिमालय की तराई से लेकर ये राज्य था मौर्य काल का। इतना बड़ा साम्राज्य फिर कभी नहीं हुआ, चाहे फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य कह लीजिए, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक के समय इसको और सॉलिड किया गया। अशोक के बाद इसका पतन हुआ 185 ईस्वी तक। हालांकि बृहद्रथ को जब पुष्यमित्र शुंग ने मारा तो उस तक ये पूरा मौर्यकालीन एक छोटा सा इतिहास इसका ये है। ये सबसे विशाल था। उसके बाद उधर से सीमाएं हमारी लगातार सिकुड़ी हैं और सारे हमले उधर से हुए। क्योंकि फिर गुप्त काल में देख लीजिए तो मौर्य काल के कमजोर होने के बाद छोटे छोटे राज्यों में वो एरिया बट गया पूरा। फिर हम एक बड़ा और 300-400 साल बाद जाए तो गुप्त साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य हुआ भारत में, लेकिन उसकी सीमाएं वहां तक नहीं थी और उसके तरफ से उस तरफ हमले कभी नहीं बोले गए। उसके बाद अगर हम राजपूत काल में आए तो उसमें भी छोटे छोटे राज्य थे। जब मोहम्मद गौरी ने हमला बोला दिल्ली में, तब पृथ्वीराज चौहान एक छोटे से राज्य में उनका कब्जा था, या उनकी सरहद बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी, दिल्ली और उसके आसपास पाकिस्तान की बॉर्डर तक। और इधर फिर कम गहरवाल वंश का शासन था। तो पूरा इतना विशाल साम्राज्य नहीं था और हमले लगातार वहीं से बोले गए। लेकिन हमले इस तरफ से नहीं हुए, एग्रेशन वहीं से आया, चाहे फिर वो तुर्क हो या फिर वो अफगान हो, चाहे मध्य एशिया की कुछ जातियां हों, उसी तरफ से हमले बोले जाते रहे। और इसमें बड़ा मजेदार तथ्य ये है कि मोहम्मद गौरी के बाद जो गुलाम वंश शुरू हुआ, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है, उसमें 5 वंशों ने शासन किया जब तक मुगल नहीं आ गए 1525 तक। तो वो भी यहाँ आकर स्थापित होते गए, लेकिन उन्होंने भी यहाँ राज्य स्थापित करके उस तरफ सीमाएं बढ़ाने की कोशिश नहीं की अपनी, वो यहीं जमते गए। 5 वंश हम कह सकते हैं, चाहे गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी हो, चाहे तुगलक हो, चाहे सैयद हो और चाहे फिर लोधी हो, ये पांचों ने शासन किया। लेकिन सारे हमले वहीं से होते रहे, इस तरफ से उस तरफ, यानी मुस्लिम शासकों ने भी उस तरफ हमले नहीं किए। तो ये दिल्ली सल्तनत की बात हो गई। उसके बाद मुगल आए, बाबर आए, तो
मुगल शासन भी यहीं स्थापित हो गया। मुगलों ने भी उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की, वो इधर ही आके जमते गए। सीमा विस्तार उस तरफ भारत का नहीं हुआ, सुकड़ता रहा। हालांकि फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेज उस तरफ से नहीं आए, पश्चिम से, लेकिन उनका पैटर्न अलग था। वो जिस तरह से उन्होंने भारत पर कब्जा किया धीरे धीरे, लेकिन उन्होंने भी कोई बड़ी, हम ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता, कोई ऐसा इतिहास में इंसिडेंट नहीं है। 2-3 इंसिडेंट है जो अफगान जो रिवेलियंस थे उनको दबाने के लिए यहाँ से राजपूतों या को भेजा गया, या सिखों को भेजा गया अंग्रेजों के समय, ब्रिटिश भारत के समय। लेकिन वो भी ऐसा फुल फ्लैश हमला विस्तार, राज्य के विस्तार की मन स्थिति से नहीं किया गया कि राज्य का विस्तार करना है इसलिए उस तरफ हमले बोले जाए, वैसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ कुछ बगावतें हैं, उनको शांत करने के लिए भेजा गया। हालांकि मुगल काल में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट मिलते हैं, लेकिन फुल फ्लैश विस्तार के लिए, राज्य बढ़ाने के लिए कोई हमला नहीं हुआ। तो हम देखें अगर पूरा इतिहास उठाकर, तो सारे हमले पश्चिम से पूरब हुए, पश्चिम पूरब से पश्चिम नहीं हुए। और आज हम अब कह लें, अगर हम अब अंग्रेजों के बाद के भारत की बात करें कि पाकिस्तान के साथ लगभग 5 जंगें हो चुकी है, अगर इस जंग को मिला लिया जाए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो कबायलियों की तरफ से हमला हुआ कश्मीर पर, तो वो भी उस तरफ से हुआ, पश्चिम से पूरब की तरफ। उसके बाद 1962 का युद्ध देखें तो, हालांकि वो ये सीमा प्रभावित नहीं रही, उसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान की तरफ से हमला बोला गया तो वो पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट लिया गया था, पहला हमला उस तरफ से था। फिर 1971 में हम बात करें तो भारत बांग्लादेश में जरूर गया, लेकिन जंग की शुरुआत यहाँ भी पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर की, तो वो हमला भी पश्चिम से पूरब था। उसके बाद हम 1999 ले लें, कारगिल ले लें 2000, तब तब भी वहीं से पश्चिम से पूरब की तरफ हमला बोला गया। और आज, अब ये जो लड़ाई थी जो 7 मई को शुरू हुई और 4 दिन तक चली भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये पहला मौका था जब भारत ने हमला बोला। और ये बहुत बड़ा एक मेंटल ब्लॉक को तोड़ने जैसा है, क्योंकि इस तरफ से उस तरफ हमला होना एक मेंटल ब्लॉक था भारत का 2000 साल का, उसको कहीं ना कहीं तोड़ा गया कि एक मानह स्थिति बन गई थी भारत की, भारत कभी हमला नहीं बोल सकता। और इसको बड़े गर्व से हमारे यहाँ बोला जाता रहा, हमारे लीडर्स बोलते रहे कि भारत ने कभी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई और भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं बोला। तो उस लिहाज से ये लाइन बहुत बड़ी है कि भारत ने हमला बोला, और ये बहुत सारे मेंटल ब्लॉकों को तोड़ने जैसा है। हालांकि ये, इसका मकसद भी विस्तारवादी नहीं था कि देश को का विस्तार करना है, या साम्राज्यवादी नहीं था। ये भी एक सुरक्षा में उठाया गया कदम था, लेकिन हमला बोला गया। और ये बहुत बड़ी बात है कि कई मायनों में कि ऐसा पहली बार हुआ जब एक न्यूक्लियर कंट्री जिसके पास परमाणु हथियार है उस पर हमला बोला गया और उसके 11 एयरबेस उड़ा दिए गए। ये बहुत बड़ी बात है, ये अमेरिका भी नहीं कर पाया, दूसरी कंट्री भी नहीं कर पाई। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी परमाणु संपन्न देश में जाकर दूसरे देश ने उसके हवाई पट्टी को उड़ा दिया हो या हमला बोला हो। तो इस लिहाज से ये तथ्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक न्यूक्लियर कंट्री पर भारत ने हमला बोला। तो ये, आप पूरा इतिहास उठा के देखें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देश के आत्मविश्वास को भी बढ़ाने वाला है, क्योंकि अगर 2000 साल से भी ज्यादा से हम ये कह रहे हैं कि कभी भारत ने उस तरफ हमला नहीं बोला और अब बोला, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आखिर ये 2000 साल, ये अब हम समीक्षा करें कि हमले बोले क्यों नहीं गए भारत की तरफ से। इसके इसकी कई वजह है कि इसको ऐसे भी मान लिया जाता है कि हमारी एक 2-3 तरीके से इसको सोचा जाता है कि भारत कभी एग्रेसिव नहीं रहा, हमारी सोचने समझने की हमारी संस्कृति ऐसी रही कि हम हमलावर नहीं रहे, या हमारा कॉन्फिडेंस इतना नीचे चला गया था लगातार हमले झेलते झेलते कि हमारी हमने सोचा ही नहीं कभी कि हम भी लीड कर सकते हैं, किसी लड़ाई का शुरुआत कर सकते हैं या कहीं हमला बोल सकते हैं, चाहे अपने हितों की रक्षा के लिए हो। एक आत्मविश्वास की कमी भारत में हम कह सकते हैं रही। अगर हम मिडिवल, खासतौर से मध्यकालीन इतिहास को देखें या प्राचीन भारत को देखें, उसके बाद तो स्थिति बदली है, तो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने ये स्थिति रही क्यों 2000 साल तक, कि इस तरफ से हमले बोले क्यों नहीं गए। तो उसकी बहुत बड़ी वजह है, जिसको हम कुदरती भी कह सकते हैं और राजनीतिक भी कह सकते हैं, सामाजिक भी कह सकते हैं। क्योंकि पश्चिमी भारत के उस तरफ अगर हम बात देखें तो कबायली कल्चर ज्यादा रहा, लड़ाकू कौमें रहीं, वो हमले बोलती रहीं, क्योंकि वो बंजर इलाका भी रहा। और देखिए, दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र, मैदान ये हम कह सकते हैं कि भारत रहा, जहां शुरू से धन्य दान था, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए इसने सबको आकर्षित किया, और उस तरफ जब हमलावर जातियां, और खासतौर से जब
इस्लाम आया। इस्लाम के साथ इन कबाइली जो थे, जिनको हम कह सकते हैं कबीले छोटे-छोटे या जो लड़ाकू जातियाँ थी, बर्बर जातियाँ थी, वो इस्लाम के बैनर तले आईं तो उनको एक मकसद मिला, एक मोटिवेशन मिला। तो उसके बाद लगातार हमले इस तरफ होते रहे और भारत, चाहे हम पंजाब का क्षेत्र कह लें, सिंधु घाटी का क्षेत्र कह लें, तो वहाँ 5-6 नदियाँ जिनका खूब उल्लेख हुआ है इस दौरान, वो उपजाऊ मैदान रहा। उसके बाद गंगा और यमुना का दोआब, जहाँ खेती-बाड़ी ये दुनिया के सबसे उपजाऊ जगहों में से एक माना जाता है, क्योंकि पहले तो खेती ही मुख्य थी या पशुपालन ही मुख्य था, तो ये क्षेत्र इंसानियत के लिए या सभ्यता के लिए मुफीद था। यहाँ ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता था इंसान, खूब उपजाऊ था, धन्य-धान्य था, इसलिए ये आकर्षित होते थे। और जब आप किसी उपजाऊ क्षेत्र में रहते हैं, अच्छे संपन्न क्षेत्र में रहते हैं, तो आप बाहर क्यों जाएँगे? आपको रोज़गार का साधन है, खाने-पीने का साधन है, तो आप बाहर क्यों जाएँगे? पलायन पर भी यही बात टिकती है ना, पलायन कमज़ोर क्षेत्रों से या विपन्न क्षेत्रों से संपन्न क्षेत्रों की ओर होता है। तो भारत हमेशा से संपन्न रहा। तो इसलिए जो ये मानसिकता बनती है, एक हमारे में कॉम्प्लेक्स आता है भारतीयों में कि हम दबे हुए या कुचले हुए लोग हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आर्थिक हालात जो है कि आप क्यों जाएँगे वहाँ? फिर वो जातियाँ वहाँ संघर्ष ज़्यादा था, पहाड़ों से, रेगिस्तानों की तरफ से आए थे, तो उनकी लड़ने की क्षमता ज़्यादा थी, उनका कल्चर, उनकी सभ्यता, उनका खान-पान। तो वो भी एक वजह रही कि वो जातियाँ हम पर कब्ज़ा करती रहीं धीरे-धीरे। हालाँकि मुकाबले में उनको हमेशा संघर्ष मिलता रहा और आज भारत, भारत है, उसकी संस्कृति, संस्कृति है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये मुख्य वजह रही 3-4। और फिर एक हमारी जो कल्चर है, जो हमारा सोचने का तरीका है, जो हमारा जीन है, वो कहा जाता है ना, "कोऊ न भई हमें का हानि।" ये वाली लाइन है कि राजा कोई भी हो, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हमको तो उसको जनता तो जनता है, उसको टैक्स देना है राजा को, चाहे फिर वो मोहम्मद गोरी हो या पृथ्वीराज चौहान हो। तो एक ऐसी भावना भी रही कि भारत उस तरह से पॉलिटिकल अवेयर देश कभी नहीं रहा। हमारा जो समाज है, राजनीतिक तौर पर उतना जागरूक कभी नहीं रहा, क्योंकि वो अपने गाँव में रहा, एक इकाई के रूप में गाँव रहा और उसको कोई मतलब नहीं था कि देश की राजधानी में कौन राज कर रहा है। बस वो उत्सव प्रेमी एक समाज, जिसको कोई मतलब नहीं रहता राजनीतिक उथल-पुथल से, और बहुत एक छोटा-सा वर्ग, क्षत्रिय कह लें या उच्च वर्गीय कह लें, वो लड़ाई लड़ते रहा। तो ये स्थिति भी रही कि भारत लगातार हमले झेलता रहा और उसने अपनी अस्तित्व को भी नहीं खोया, अपनी आत्मा को भी नहीं खोया। तो उसकी वजह ये थी, उसकी जो एक मानसिकता, उसके जीन में जो एक विचारधारा है, कह सकते हैं हम, तो वो एक इसकी वजह रही। अब देखिए, अब भारत बदल रहा है, दुनिया बदल गई है। अब वो मध्यकालीन स्थिति तो रही नहीं कि विपन्न क्षेत्र से संपन्न क्षेत्र की तरफ लोग आए, राज्य करें, कब्जा करें। अब आर्थिक हालात काफ़ी अलग हैं। तो ये जो भारत ने पाकिस्तान के पर हमला बोला 7 मई को और उसके बाद लगातार हावी रहा वो युद्ध विराम तक, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो मेंटल ब्लॉक को भी तोड़ेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये समीक्षा की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति में भारत विफल रहा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी नज़र आया, या वो उसका जो रवैया था उसको हम स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकते कि क्या रहा। लेकिन वो पाकिस्तान के पक्ष में ज़्यादा नज़र आया, जिस तरह से आईएमएफ का लोन उसने दिलवाया पाकिस्तान को, क्योंकि अमेरिका की सहमति से ही वो पैसे मिलते हैं। तो युद्ध काल में पैसे दिलवाने का मतलब क्या था? जबकि भारत कह रहा था कि ये पैसा पाकिस्तान आतंकवाद के पक्ष में भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो अमेरिका का ये एक स्पष्ट रुख पाकिस्तान की तरफ नज़र आया। फिर चीन स्पष्ट तौर पर उसके साथ खड़ा रहा, चाहे हथियारों की सप्लाई हो, चाहे दूसरी वजह हो। फिर अज़रबैजान हो, चाहे फिर तुर्की हो और अमीरात हो, अरब कंट्रीज़ हो, कुछ वो पाकिस्तान के पक्ष में नज़र आई और भारत के पक्ष में उस तरह से कोई नज़र नहीं आया। इवन रूस, जो भारत का पुराना दोस्त है, वो भी स्पष्ट तौर पर भारत के साथ नज़र नहीं आया। इज़राइल ने ज़रूर थोड़ा-सा मतलब एक वैचारिक तौर पर समर्थन दिया, लेकिन वैसे वो भी कि स्पष्ट तौर पर जंग के दौरान वो भारत के साथ नज़र आया हो या उसका कोई सहयोग रहा हो, तो ऐसा नहीं। तो ये एक भारत की विदेश नीति की विफलता के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, जब आप बड़े होते हैं, जब आप तरक्की की तरफ बढ़ते हैं, तो 3 स्टेज होते हैं। ये बात बहुत दिनों से बहुत कही जाती है कि 3 स्तर से आदमी गुज़रता है। पहले तो लोग आपका उपहास उड़ाते हैं, मज़ाक बनाते हैं। फिर दूसरा, और आगे आप बढ़ते हैं तो फिर आपका विरोध शुरू होता है दुनिया भर में, लोगों की तरफ से, समाज की तरफ से। और तीसरा, फिर आपको स्वीकार कर लिया जाता है एक शक्ति के तौर पर। तो भारत को अगर हम देखें तो भारत दूसरे स्टेज में है। पहले भारत
का मजाक बनाया पूरी दुनिया ने, उसकी संस्कृति का कह लीजिए या गरीबी का या जो भी है, इतने साल की गुलामी का। अब भारत उस स्टेज से बाहर निकल कर आया है दूसरे स्टेज पर, तो अब ये विरोध चल रहा है। क्योंकि कौन सी कंट्री चाहेगी कि एक ऐसी कंट्री आगे बढ़ती नजर आए जो आगे जिसकी संभावना विश्व शक्ति बनने की है। फिर चाहे वो अमेरिका हो चाहे चीन हो, दोनों को पसंद नहीं आएगा भारत का ज्यादा शक्तिशाली होना, क्योंकि भारत में वो सारी चीजें हैं कि वो एक विश्व शक्ति के तौर पर पहचाना जा सकता है। 5,000 साल से ज्यादा पुरानी संस्कृति, सोचने समझने की शक्ति, और जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, और इस जंग में भी लोगों ने देखा कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है और जिस तरह से हमारा यूथ बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से भारत, और जो हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है और उसके अब तीसरे नंबर पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो एक कंट्री के साथ ये सारी स्थितियां हैं, तो कोई दुनिया की संपन्न जो देश हैं, वो एक क्यों कंपटीशन खड़ा करना चाहेंगे? तो लिहाजा भारत को विरोध का सामना करना पड़ा, या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि ये संकेत है कि भारत आगे बढ़ रहा है। और हम पूरे इस इंसिडेंट की समीक्षा करें, तो ये नजर भी आता है, चाहे तकनीकी युद्ध के मैदान में हो चाहे कूटनीतिक स्तर पे, तो चैलेंज है भारत के लिए। लेकिन जिस तरह से हमने अपनी क्षमता दिखाई, उसने उसको पूरी दुनिया ने देखा। चीन और अमेरिका का बदला रुख, इसलिए हम ये कह सकते हैं। और एक खुन्नस जो ट्रंप की बार बार निकल कर आती है भारत के प्रति, और भारत ने जिस तरह से सख्त रुख अपनाया है अमेरिका के लिए, जिस तरह से उसने स्पष्ट मना किया कि हमने कोई तीसरी शक्ति की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इस पूरे इंसिडेंट में सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका भारत ने स्वीकार की नहीं है। और कश्मीर का मसला जिस तरह से उछालने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी भारत ने स्पष्ट कह दिया कि कश्मीर द्विपक्षीय मसला है। तो भारत अपने स्टैंड पर कायम है, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक मेंटल, इस तरह से भी इस हम लड़ाई को देखा जाना चाहिए कि एक भारत ने एक मेंटल ब्लॉक तोड़ा है 2000 साल पुराना, कि भारत हमलावर नहीं हो सकता, अब हो सकता है। और वो अपनी ताकत दिखा भी सकता है, और अब पूरब से पश्चिम में हमले हो सकते हैं। एक मेंटल ब्लॉक जब तोड़ दिया जाता है कि एक बार कोई चीज हो जाती है, तो न्यू नॉर्मल हो जाती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लड़ाई एक न्यू नॉर्मल भी है, की तरफ भी इंगित करती है। न्यू नॉर्मल का मतलब ये है कि अब हम ऐसा कर सकते हैं, और आगे भविष्य में ऐसे हमले होंगे अगर आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया या भारत के हितों के खिलाफ कोई चीज नजर आई तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2000 साल के बाद एक हमलावर भारत नजर आया, जो बहुत जरूरी है। अगर आप में ताकत है तो दिखानी जरूरी है, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। तो कुल मिलाकर ये भारत ने 2000 साल पुराना एक मेंटल ब्लॉक तोड़ा है, और एक नए भारत को, हम एक शक्तिशाली भारत को उभरता हुआ देख रहे हैं। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो कभी हुआ था, वैसा फिर भारत, देखिए मौर्य साम्राज्य ही था जब भारत को पहली बार एक देश के तौर पर देखा गया, एक राष्ट्र के तौर पर देखा गया। चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी ने एक पहली बार जो विचार आया कि भारत एक राष्ट्र, जब हम तथ्य जो मतलब जो ज्ञात तथ्य हैं उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि पहली बार उस समय भारत को एक राष्ट्र के तौर पर देखा गया, और उसके बाद आज तक है। तो भारत ने 2000 साल का मेंटल ब्लॉक तोड़ा है, तो ये निश्चित रूप से अच्छी बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।